नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आंचल। आज इस बुलेटिन में बात होगी बिहार में छिड़े सियासी संग्राम की, धार्मिक विवाद पर बीजेपी को आरएसएस की नसीहत की। देखेंगे कि उस सरकार पर भड़के योगी के मंत्री कैसे शिंदे बीजेपी के साथ करेंगे बड़ा खेल। जानेंगे आतिशी के बड़े खुलासे को और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे किसान के आंदोलन को। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को लिखी चिट्ठी, पूछा बीजेपी ने जो भी काम किए क्या संघ करता है उसका समर्थन। मणिपुर में फिर बिगड़े हालात, कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने पूछा पीएम क्यों नहीं जाते मणिपुर। तृणमूल कांग्रेस का 26वां स्थापना दिवस, सीएम ममता बनर्जी बोली लोगों के अधिकारों के लिए पार्टी का संघर्ष जारी रहेगा। शेयर बाजार में तेजी, 368 अंकों की बढ़त के साथ 78,507 पर बंद हुआ सेंसेक्स, तो 98 अंकों की तेजी के साथ 23,742 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। बिहार में इस महीने बड़े बदलाव की तैयारी हो रही है। नीतीश कुमार की तरफ से पलटी मारने के संकेत मिल रहे हैं। नीतीश की बीजेपी नेताओं से दूरी बढ़ती दिखाई दे रही है। ये दूरी नीतीश के दिल्ली दौरे पर दिखाई दी। साथ ही बिहार के नए राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से मुलाकात के समय भी दिखाई दी। कहा जा रहा है कि बिहार में किसी भी वक्त बड़ा खेल हो सकता है, क्योंकि दावे अब नीतीश और लालू की मुलाकात के भी हो रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। बिहार में एक बार फिर 2022 जैसी स्थिति बनने लगी है। नीतीश कुमार की पार्टी संकट में दिख रही थी। बीजेपी पर आरोप लग रहे थे कि वो नीतीश को कमजोर करने की कोशिश कर रही है, जिसके बाद नीतीश कुमार एनडीए छोड़ महागठबंधन में चले गए थे और अब एक बार फिर बीजेपी पर जेडीयू को कमजोर करने के आरोप लगाए जा रहे हैं। नीतीश कुमार दिल्ली से लौटे हैं, उसके बाद से ही उन्होंने मौन धारण कर लिया है। आरजेडी नेताओं के सोशल मीडिया अकाउंट पर सरकार का विरोध गायब हो गया है। उसकी जगह बीजेपी पर निशाने साधे जा रहे हैं। लालू और नीतीश के करीबी आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र सिंह ने नीतीश को महागठबंधन में आने का न्योता दे दिया है। खबरें तो यहाँ तक आ रही है कि लालू और नीतीश के बीच बातचीत भी हुई है और नीतीश कुमार लालू से मुलाकात करने राबड़ी देवी के आवास भी जा सकते हैं। इस बीच बिहार के नए राज्यपाल मोहम्मद आरिफ खान ने नीतीश कुमार से मुलाकात की और उसके कुछ घंटों बाद अब तेजस्वी यादव भी राज्यपाल से मिलने पहुंच गए। नीतीश कुमार राज्यपाल से मिलने के लिए गए तो उनके साथ डिप्टी सीएम नहीं थे। इसके बाद अब चर्चा शुरू हो गई है कि 14 या 15 जनवरी को बिहार में महागठबंधन की सरकार बन सकती है। इसे लेकर तमाम सवाल उठ रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार की तरफ से इन सवालों का जवाब नहीं दिया जाना ही बीजेपी को परेशान कर रहा है। इस बीच बीपीएससी छात्रों के आंदोलन ने भी बीजेपी को बैकफुट पर धकेल दिया है। नीतीश बीजेपी की टेंशन बढ़ाते दिख रही हैं, तो बीजेपी की टेंशन आरएसएस ने भी बढ़ा रखी है। आरएसएस और बीजेपी के बीच पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद को लेकर टकराव शुरू हो गया है। संघ की पसंद को बीजेपी हाईकमान ने खारिज कर दिया है। इसके बाद से ही संघ के तेवर बेहद तीखे होते दिखाई दे रहे हैं और अब आरएसएस के मुखपत्र 5 जन्य ने भी तीखा लेख लिखकर बीजेपी पर हमला बोला है। तो क्या कुछ लिखा है 5 जन्य ने, जिससे बीजेपी के अंदर मच गई हलचल? जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। संघ और बीजेपी के बीच के रिश्तों के बीच तल्खियां बढ़ती जा रही हैं, जिसकी वजह है पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर दोनों की पसंद का एक ना होना। संघ अपनी पसंद का अध्यक्ष चाहता है, लेकिन बीजेपी संघ की पसंद को लगातार खारिज कर रही है, जिसके चलते दोनों के रिश्तों में तल्खियां बढ़ती जा रही हैं। संघ की बीजेपी से नाराजगी आरएसएस चीफ मोहन भागवत के बयानों में भी नजर आती है और अब एक बार फिर आरएसएस के मुखपत्र पांचजन्य ने तीखा लेख लिखकर बीजेपी को सीधे सीधे शब्दों में समझा दिया है। आरएसएस के मुखपत्र पांचजन्य ने मोहन भागवत के मंदिर मस्जिद पर दिए बयान का समर्थन किया। अपनी संपादकीय में मंदिरों पर ये कैसा दंगल में पांचजन्य ने लिखा, मंदिरों का राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल स्वीकार्य नहीं है, इसे राजनीति का हथियार नहीं बनाना चाहिए। भागवत का बयान गहरी दृष्टि और सामाजिक विवेक का आह्वान है। दरअसल ये पूरा मामला मोहन भागवत के पुणे में दिए गए बयान के बाद शुरू हुआ। 19 दिसंबर को आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने पुणे में कहा था कि राम मंदिर के निर्माण के बाद कुछ लोगों को लगता है कि वो नई जगहों पर इस तरह के मुद्दे उठाकर हिंदुओं के नेता बन सकते हैं। हर दिन एक नया मामला उठाया जा रहा है, इसकी इजाजत कैसे दी जा सकती है? भारत को दिखाने की जरूरत है कि हम एक साथ रह सकते हैं। और अब पांचजन्य ने भी भागवत की बात दोहरा दी है। अब देखना होगा कि बीजेपी संघ की नाराजगी को कैसे दूर करती है, क्योंकि बीजेपी अच्छी तरह जानती है कि संघ की नाराजगी आगामी चुनावों में उसे नुकसान पहुंचा सकती है, क्योंकि दावा किया जा रहा है कि महाराष्ट्र और हरियाणा में संघ की सक्रियता के चलते ही बीजेपी को जीत मिली, जबकि लोकसभा चुनाव में संघ की नाराजगी का हर्जाना बीजेपी को भुगतना पड़ा था।
आरएसएस और बीजेपी के बीच दूरियां लगातार बढ़ती ही जा रही हैं। तो अब यूपी में भी एनडीए बिखरता दिखाई दे रहा है। यूपी में बीजेपी के सहयोगी अपना दल एस के कार्यकारी अध्यक्ष आशीष पटेल ने बड़ा आरोप लगाया और साथ ही योगी सरकार पर सीधा हमला बोला है, जिससे यूपी की सियासत काफी गर्मा गई है। तो क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। केंद्र में सरकार बनने के बाद से एनडीए में लगातार खटपट की खबरें सामने आ रही हैं, तो वहीं अब इसकी आंच यूपी तक पहुंच गई है। यूपी में योगी कैबिनेट में मंत्री आशीष सिंह पटेल ने राज्य की एसटीएफ से अपनी जान को खतरा बताया है। इसके साथ ही मंत्री पटेल ने अपने तकनीकी शिक्षा विभाग में गड़बड़ियों के आरोपों के पीछे बड़ी साजिश का भी आरोप लगाया है। बता दें कि मंत्री आशीष सिंह पटेल अपना दल एस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल के पति हैं। योगी के मंत्री ने साफ कहा है कि सामाजिक न्याय के लिए उनकी लड़ाई के दौरान किसी भी घटना के लिए राज्य की एसटीएफ पूरी तरह से जिम्मेदार होगी। बता दें कि मंत्री आशीष सिंह पटेल पर राज्य के पॉलिटेक्निकों में विभाग अध्यक्ष पद के प्रमोशन में भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, जबकि मंत्री ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर राजनीतिक चरित्र का हनन बताया है। उन्होंने भ्रष्टाचार के आरोपों की सीबीआई से जांच कराने की भी मांग की है। उनका कहना है कि अगर सीएम योगी आदित्यनाथ चाहें तो उनके कार्यकाल में हुए कामकाज की सीबीआई से भी जांच करवा सकते हैं। लेकिन इसके साथ ही उनका ये बयान भी सुर्खियां बटोर रहा है, जहां उन्होंने राज्य की एसटीएफ से खुद की जान को खतरा बताया है। बता दें कि इस आशंका को सीधे तौर पर सीएम योगी से जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि राज्य की एसटीएफ गृह मंत्रालय के अंडर आती है और गृह मंत्रालय सीएम योगी के पास है। यानी देखा जाए तो बीजेपी के मंत्रियों को अपनी ही सरकार में जान का डर सता रहा है और इसलिए इस दावे ने बीजेपी की पोल खोल कर रख दी है। बिहार में एनडीए टूट सकता है तो एनडीए पर संकट महाराष्ट्र में भी दिखाई दे रहे हैं। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस के मुख्यमंत्री बनने के बाद से शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे की नाराजगी की खबरें आ रही हैं और अब महाराष्ट्र सीएम से डिप्टी सीएम बनाए जाने पर एकनाथ शिंदे ने बड़ा बयान दिया है। चर्चा है कि वो बीजेपी के साथ खेल कर सकते हैं। तो क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। महाराष्ट्र में सरकार गठन के बाद से ही एनडीए में खटपट की खबरें सामने आ रही हैं। शिंदे सीएम पद को लेकर लगातार अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं और अब उन्होंने एक और बड़ा बयान दे दिया है, जिसने बीजेपी को हिला कर रख दिया है। अब चर्चा है कि डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे कुछ बड़ा करने की तैयारी में है। एकनाथ शिंदे ने कहा कि मैं डिप्टी सीएम बनकर बदला चुका रहा हूं। दरअसल महाराष्ट्र में पिछले 2.5 साल से एनडीए की सरकार थी और इस दौरान शिंदे मुख्यमंत्री पद पर विराजमान थे। यानी बीजेपी ने शिंदे को समर्थन दिया था और अब वो इसी समर्थन को लौटाने की बात कह रहे हैं, जिसका जिक्र करते हुए शिंदे ने कहा कि मैं अब उप मुख्यमंत्री के रूप में इस समर्थन का बदला चुका रहा हूं। उनके इस बयान के कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। उन्होंने साफ साफ संकेत दे दिए हैं कि उनका समर्थन 5 साल के लिए नहीं बल्कि सिर्फ 2.5 साल के लिए है। कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि शिंदे बीजेपी के साथ खेल कर सकते हैं। बता दें कि महाराष्ट्र में महायुति की जीत की वजह शिंदे सरकार के जरिए शुरू की गई लाडकी बहन योजना को माना जा रहा है। इसके बावजूद एकनाथ शिंदे दोबारा महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनने से चूक गए। बीजेपी ने शिंदे से किनारा करते हुए देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंपी, जिसके बाद से महायुति में दरार देखने को मिल रही है और अब शिंदे के बयान से ये दरार बढ़नी तय है। शिंदे के बयान ने बीजेपी को हिलाकर रख दिया है तो दिल्ली में भी सियासत काफी गरमाई हुई है। आम आदमी पार्टी लगातार बीजेपी के खिलाफ कई खुलासे कर रही है। इस बीच सीएम आतिशी ने आरोप लगाया है कि बीजेपी दिल्ली में मंदिरों और बौद्ध मंदिरों को ध्वस्त करने की योजना बना रही है। तो आखिर क्या है पूरा मामला, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने दिल्ली एलजी विनय सक्सेना को लेकर बड़ा दावा किया है। आतिशी का दावा है कि बीजेपी दिल्ली में मंदिरों और बौद्ध मंदिरों को ध्वस्त करने की योजना बना रही है। उन्होंने कहा कि धार्मिक समिति पहले दिल्ली सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन आती थी, लेकिन पिछले साल दिल्ली के एलजी ने आदेश पारित किया कि धार्मिक समिति के अधिकार कानून और व्यवस्था का मुद्दा है और अब धार्मिक समिति केंद्र सरकार के अधीन आती है। उन्होंने आगे कहा कि समिति की सिफारिशें सीधे एलजी को भेजी जाती हैं। समिति के फैसले एलजी की मंजूरी के लिए भेजे जाते हैं। 22 नवंबर की बैठक का विवरण दिखाते हुए सीएम आतिशी ने कहा, इस बैठक में सुंदर नगरी के बौद्ध मंदिर समेत 6 मंदिरों को ध्वस्त करने का निर्णय लिया गया है। इस बौद्ध मंदिर में बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा भी है। दिल्ली सीएम ने आगे कहा कि फैसले को मंजूरी के लिए बीजेपी ने नियुक्त एलजी साहब के पास भेजा। एलजी सक्सेना ने धार्मिक समिति के आदेश को मंजूरी दे दी। डीडीए, दिल्ली पुलिस जैसे अधिकारियों को ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करने के लिए कहा गया है। आतिशी ने आगे कहा कि आप और अरविंद केजरीवाल ने पुजारी और ग्रंथियों को 18,000 रुपए वेतन देने की घोषणा भी की है। बीजेपी मंदिरों को ध्वस्त करने की योजना बना रही है। धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए विधिवंश की कार्रवाई न की जाए। देवताओं की किसी भी मूर्ति या बौद्ध मंदिर को न तोड़ा जाए। बता दें कि इससे पहले आतिशी ने एलजी को बीजेपी का प्रॉक्सी बताया था। ऐसे में अब देखना
होगा कि आने वाले समय में दिल्ली के चुनाव में इन मुद्दों का जनता पर कितना असर पड़ता है। सीएम आतिशी के दावे ने बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं, तो मुश्किलें अब बांग्लादेश के कार्यवाहक पीएम मोहम्मद यूनुस की भी बढ़ती दिखाई दे रही हैं, क्योंकि शेख हसीना की वापसी के रास्ते खुलते दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि बांग्लादेश के चुनाव आयोग ने साफ कर दिया है कि वो शेख हसीना और उनकी पार्टी को चुनाव में हिस्सा लेने से नहीं रोकेगा। तो क्यों चुनाव आयोग के बयान से परेशानी में दिख रही है यूनुस सरकार? देखिए इस रिपोर्ट में। बांग्लादेश की सियासत में हलचल तेज है। यूनुस सरकार भारत से पूर्व पीएम शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग कर रही है और अब उनकी वापसी के रास्ते भी खुलते दिखाई दे रहे हैं। शेख हसीना को चुनाव आयोग ने बड़ी राहत दी है। शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग को चुनाव लड़ने की इजाजत दे दी गई है। मुख्य चुनाव आयुक्त एएमएम नसीरुद्दीन ने कहा कि जब तक अंतरिम सरकार या न्यायपालिका प्रतिबंध नहीं लगाती है, तब तक पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग आम चुनाव में भाग ले सकती है। चुनाव आयोग के इस फैसले ने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार की चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि एक बात तय मानी जा रही है कि यूनुस अपनी कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं है और इसीलिए वो जल्दी चुनाव कराने के मूड में भी नहीं है, क्योंकि अगर चुनाव होते हैं तो मौजूदा हालात में खालिदा जिया की पार्टी बीएनपी की जीत तय है। और अब अगर शेख हसीना की पार्टी भी मैदान में उतरती है तो यूनुस के लिए दोगुनी चुनौतियां खड़ी हो जाएंगी। और पहले से ही छात्र यूनुस सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। 31 दिसंबर 2024 को मौजूदा सरकार के खिलाफ ढाका सेंट्रल शहीद मीनार पर हजारों की संख्या में छात्रों की भीड़ इकट्ठा हो गई। इस दौरान उन्होंने बांग्लादेश में कट्टरता को बढ़ावा देने और इस्लामिक राज्य स्थापित करने वाले कई नारे भी लगाए। आपको बता दें कि शहीद मीनार से ही शेख हसीना सरकार के खिलाफ बगावत करने वाले छात्रों के गुट ने इस बार मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद की है। ऐसे में यूनुस सरकार के लिए एक साथ कई मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे किसानों के बड़े ऐलान को। किसानों का प्रदर्शन भी सरकार के लिए बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। किसानों का आंदोलन मोदी सरकार के लिए मुश्किल का सबब बन गया है। अब तक किसानों की समस्याओं का हल नहीं निकल पाया है और अब किसानों ने अपने आंदोलन का रुख तय करने के लिए बैठक बुलाई। तो क्या कुछ हुआ इस बैठक के दौरान, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। शंभू बॉर्डर पर एक बार फिर किसानों का जत्था इकट्ठा हुआ है। किसानों ने आगामी साल में अपने आंदोलन की रूपरेखा तैयार करने के लिए बड़ी बैठक बुलाई थी। सरवन सिंह पंधेर के नेतृत्व में इस बैठक में किसानों ने अपनी मांगे पूरी होने तक शंभू बॉर्डर पर ही डेरा जमाने का फैसला किया है। मीटिंग में तय हुआ कि 6 जनवरी को श्री गुरु गोविंद का प्रकाश पर्व शंभू बॉर्डर पर मनाया जाएगा। किसानों ने पटियाला के पास के गांवों से अपील की है कि ज्यादा से ज्यादा लोग मोर्चे में पहुंचे। इसमें किसान जत्थेबंदियां अपने कैडर समेत शामिल होंगी। इस बैठक में मांग उठी कि पंजाब सरकार के विंटर सेशन में केंद्र सरकार द्वारा जारी कृषि मार्केटिंग पॉलिसी के ड्राफ्ट को रद्द किया जाए और किसानों की अन्य 13 मांगों के हक में पंजाब सरकार प्रस्ताव पास करे। किसानों ने कहा कि आने वाले वक्त में शंभू बॉर्डर पर डेरा डाले किसानों की संख्या भी बढ़ाई जाएगी। वहीं दिल्ली कूच को लेकर भी इस बैठक में चर्चा की गई। हालांकि फिलहाल कोई तारीख सामने नहीं आई है, लेकिन जल्दी ही इसका ऐलान हो जाएगा। इसके साथ ही किसानों ने ये भी साफ कर दिया है कि जब तक केंद्र सरकार उनकी मांगों पर कोई ठोस फैसला नहीं लेती, तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। वहीं खनौरी बॉर्डर पर किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल के अनशन को 37 दिन बीत गए। ऐसे में अब खनौरी बॉर्डर संघर्ष का केंद्र बिंदु बन गया है। सरकार पर दबाव बनाने के लिए अब 4 जनवरी को खनौरी मोर्चे पर किसानों की तरफ से महापंचायत की जाएगी। किसानों का कहना है कि जगजीत सिंह डल्लेवाल की हालत बेहद गंभीर है और इसलिए कोई भी उन्हें नए साल की बधाई संदेश न भेजे। ये वक्त खुशी का नहीं बल्कि चुनौतियों का सामना करने का है। सभी साथी 4 जनवरी सुबह 10 बजे खनौरी किसान मोर्चा पर पहुंचे। साथ ही इस आंदोलन को सफल बनाने में सहयोग करें। किसानों के इन तेवरों से साफ है कि वो पीछे नहीं हटने वाले और ऐसे में सरकार क्या कदम उठाएगी या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।